बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा केमिकल बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है कि हर वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स कशिश क़ुव्वत जो दो एटम्स और आयन को कंबाइन करने के लिए ज़रूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे बेटा एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो देन बेटा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। अगर शेयरिंग के ज़रिए बॉन्ड बनता है तो देन बेटा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके और लेकर हमारे पास बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा हमारे पास ये क्या वजह है कि इस रंग से केमिकल बॉन्ड बनते हैं और केमिकल कम्बिनेशन होता है। बेटा ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स की रिएक्टिविटीज़ पे, जो कि डिपेंड करती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यानी हर एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकली कम्बिनेशन करता है। जैसे अगर हम देखें कि नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस के आटोमो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए ये किसी के साथ केमिकली रिएक्टिव होने की टेंडेंसी क्या रखते हैं, कम रखते हैं, यानी इनकी ताकत कम से कम होती है। उसकी वजह यह है कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो इसका रीज़न ये है कि कोई भी अपने एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए केमिकल कम्बिनेशन शो करता है। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कासेस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई नोबल गैसेस आर मोर स्टेबल। तो बेटा स्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो आटोमो शेल होता है, यानी हीलियम अगर देखें तो इसका एस सब शेल उसका डुप्लेट कंप्लीट है। नियॉन में बेटा देखें तो 1s2 2s2 2p6 यानी 6 और 4 10। तो ऑक्टेट का रूल इसका क्या है, कंप्लीट है। तो ऐसे गैसेस जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेबल गैसेस कहते हैं। इसलिए बेटा नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं। उसके बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑक्टेट रूल। तो बेटा ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी भी आइटम के अपने आटोमो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम बेटा उसका क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। यानी जब तक वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट नहीं कर लेता, वैलेंस शेल क्या होता है, इनर आटोमो शेल। आटोमो शेल में जब तक उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल कम्बिनेशन शो करता है। तो बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑक्टेट रूल के लिए क्या होते हैं। नोबल गैसेस जो हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन हीलियम के पास चूँकि एस ऑर्बिटल होता है और एस ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पूरे करके डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ या गेन करने की कैपेसिटी या शेयरिंग की कैपेसिटी बेटा डिपेंड करती है कि उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप का ऑक्टेट एंड जो डुप्लेट है उसके कंप्लीट करने के लिए उसको ये टेंडेंसी की ज़रूरत है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले। उसके बाद बेटा हमारे पास जो ऑक्टेट रूल है वो सबके लिए जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वाई ऑक्टेट रूल इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो इसमें बेटा ये आप आंसर देंगे। हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे बेटा आपके पास फास्फोरस है, उसके आपके पास फास्फोरस में उसकी वैलेंसी कभी भी एक जैसी नहीं होती, +3 भी होती है, +5 भी होती है। तो बेटा हमारे पास जो थर्ड पीरियड के तमाम एलिमेंट्स हैं उसमें 3s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और इन एलिमेंट्स में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल से बाहर की तरफ निकल जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स में ज़्यादातर बेटा कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो अपना ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं करते लेकिन वापस में कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे बेटा जो सल्फ़र है, फास्फोरस है, ये बेटा देखें एक से ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसेस शो करते हैं। और ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टेट रूल ज़रूरी नहीं है कि उनका पूरा हो रहा हो, 8 इलेक्ट्रॉन से अबव भी हो सकते हैं और बिलो भी हो सकते हैं। तो ये उनकी लिमिटेशन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो बिहेवियर शो करते हैं। उसके बेटा एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान आपको पता है कि जब 2 एटम्स करीब आते हैं तो यहाँ तो बेटा उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होती है और यहाँ रिपल्सिव फोर्स होती है। अगर बेटा रिपल्सिव फोर्स होगी तो उन एटम्स को करीब लाने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, जिसे हम एंडोथर्मिक फोर्स भी कहते हैं।
अगर बेटा दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो इस सूरत में हमें बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी और इस तरह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा एटम्स को पास लाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपके पास एनर्जीज रिलीज़ भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। डिपेंड्स अपॉन कि उनके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस कितना है या बॉन्ड लेंथ है। यानी दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस तब डोमिनेट होंगी जब डिस्टेंस कम से कम होगा और रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी जब डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को करीब लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है जब बॉन्ड टूटता है, जैसे ये देखें बेटा डेल एच और एच ये बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़। जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी जो है वो चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा जो रिपल्शन फोर्सेस हैं उस केस में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ना लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एटॉमिक साइजेस, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बेटा एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? बेटा न्यूक्लियस और एटम के आटोमोस्ट शेल का, वैलेंस शेल का जो फासला होता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो बेटा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और उसके आटोमोस्ट शेल के दरमियान का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस को बेटा फाइंड आउट करने के लिए, चूँकि एटम का साइज़ वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो इसके लिए बेटा हम एक्सरेज एनालिसिस या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस लेते हैं। यानी इसमें हम स्पेक्ट्रा या कोई एक्सरेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब बेटा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वाई द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटर्मिन प्रिसाइसली। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में ये 2 पॉइंट्स दिए होंगे। उसकी वजह है कि बेटा एटम का साइज स्मॉल होता है और इस सर कोई आपके पास कोई भी बाउंड्री जो है वो नज़र नहीं आ रही होती जिसमें हम कहें ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके पास आटोमोस्ट शेल है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान की श्योरिटी बताते हैं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान होता है। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि कहाँ पर मौजूद है, इसलिए बेटा एटम के इर्द गिर्द कोई भी शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं होती। और बेटा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो अफेक्ट भी हो सकती है जो उसके साथ एटम आके अटैच होता है। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम भी क्या है, हाइड्रोजन। तो बेटा जो हाइड्रोजन एटम है उसका तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ कौन सा एटम आके बॉन्ड बना रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या होगा। तो एक तो बेटा एटम के जो आटोमोस्ट बाउंड्री है उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, और सेकेंडली बेटा हम जो बाउंड्री है या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आने वाले एटम पे भी डिपेंड करती है। फिर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड एंड द ग्रुप। बेटा कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है कि जब बेटा हम डाउनवर्ड द ग्रुप आते हैं, जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप आते हैं तो बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप आते हुए जो एटॉमिक साइज़ होता है या एटॉमिक रेडियस होता है, जब हम इनके ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की, तो वो डाउनवर्ड द ग्रुप जो है ये एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज़। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटा डाउनवर्ड द आते हुए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़, जिसकी वजह से बेटा उसके क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल, नंबर ऑफ़ शेल। और उसके बाद बेटा उसमें बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बता चुकी हूँ कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट भी करता है। आटोमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होता है उसकी वजह से एक रिपल्शन की फोर्स पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड द ग्रुप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फासला भी बढ़ता है। तो डाउनवर्ड द ग्रुप एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन बेटा पीरियड्स में क्या होता है, चूँकि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ता है कि पहले ग्रुप में आपके पास +1 चार्ज है, फिर +2 है, फिर +3 है, तो चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, सेम, क्योंकि वैलेंस शेल वही होता है जो पहले वाले हमारे पास पीरियड में होता है या दूसरे में। जो पहले वाले एलिमेंट के पास होता है वही दूसरे का, तीसरे का। शील्डिंग इफेक्ट तमाम में क्या होता है, सेम।
जिसकी वजह से साइज़ में कोई ख़ास जो है वो इजाफा नहीं होता बल्कि कमी आती है। तो बेटा लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, डिक्रीज़, लेकिन लेफ़्ट टू डाउनवर्ड द ग्रुप आते हुए यही जो एटॉमिक साइज़ हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो बेटा इसमें क्या क्या बताना है आपने, मैं रिपीट कर रही हूँ। डाउनवर्ड द ग्रुप आते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड द ग्रुप एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन बेटा जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है चूँकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए बेटा एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है और ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और बेटा ये शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन, यानी रिपल्शन का बढ़ना और अट्रैक्शन का कम होना क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट। फिर बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द साइज ऑफ अ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ये बेटा आयनिक रेडियस में बनेगा, ट्रेंड सेम है, जो आपके पास एटम का ट्रेंड है वही आयन का, यानी डाउनवर्ड द ग्रुप आयनिक जो रेडियस है वो बढ़ता है, पीरियड्स में क्या होता है, कम, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। वाई द साइज ऑफ अ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब है जिसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया। जैसे ये देखिए सोडियम है, ये पेरेंट एटम है, इसके एटॉमिक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर +1 चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। अब जब हम ये बात करते हैं कि सोडियम है तो सोडियम 11 एटॉमिक नंबर रखता है, और 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि 1s2 2s2 N2p 6 and 3s1। उसका मतलब है कि जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। प्रोटॉन 11 ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन रेशो, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की रेशो यानी दोनों की निस्बत क्या हो जाती है, बैलेंस नहीं रहती, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स बढ़ जाती है, इसलिए बेटा शेल जो है वो उसके साइज़ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो जाता है लेकिन प्रोटॉन एक उतने का उतना ही रहता है। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की रेशो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह बेटा वाई द साइज़ ऑफ फिनाइन इज़ ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट एटम, कि ये हमारे पास पेरेंट एटम है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो इनाइन बनता है। चूँकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो तब भी इम्बैलेंस हो जाती है। कैसे, देखिए बेटा क्लोरीन 17 था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी इस सूरत में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। जब बेटा हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दिया तो 8 हो गए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। 18 यानी पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब 18 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो क्या होगी, इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो तादाद थी उसके दरमियान अट्रैक्शन थी, अब चूंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो पहले भी उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, यानी फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस पहले से बढ़ जाएगा। इसमें बेटा अट्रैक्शन बढ़ती है और इसमें रिपल्शन, इसलिए इसकी फ़ोर्स वीक होती है और इसकी फ़ोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो बेटा आयनिक रेडियस में से ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एटॉमिक रेडियस में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड प्रिसाइसली एंड व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स एंड द ग्रुप। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है आपने। ठीक है, उसके बेटा कहता है रिलेशनशिप बिटवीन आर और आयनिक रेडिया क्या है, यानी आर प्लस क्या है, कीटाइन का रेडियस, और आर नेगेटिव क्या है, इनाइन का रेडियस। दोनों को बेटा सम अप करोगे तो आपके पास टोटल रेडियस आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास पोटाशियम एंड क्लोराइड है तो ये कीटाइन का रेडियस है और ये क्लोराइड का, दोनों को सम अप करेंगे तो टोटल रेडियस आ जाएगा, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोवलेंट रेडियाई, बेटा हमारे पास फ़र्ज़ करें कि दो एटम्स हैं जो शेयरिंग के ज़रिए बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस यानी इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दोनों का जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस वन एंड हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस वन,
ये क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो द कोवलेंट रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, यानी दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसका हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका कोवलेंट रेडियाई। ट्रेंड बेटा वही है, लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और डाउनवर्ड द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जांपल करेंगे बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, हाउ इट्स चेंजिंग इन पीरियोडिक टेबल। ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है आइंस में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो कम से कम रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को आटोमोस्ट शेल में से निकालने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड का मतलब है अकेले गैशियस एटम में से हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, वो कीटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है उसके गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से, वो उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसको बेटा हम किलो जॉल पर मोल में, किलो जॉल कैलोरी में, किलो कैलोरी में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। बेटा एक तो एटॉमिक रेडियस है, जैसे जैसे बेटा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं उस सूरत में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, तो उस सूरत में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमने पढ़ा डाउनवर्ड द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो उस सूरत में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपस में इन्वर्सल रिलेशन है। दूसरा बेटा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो पहले पे चार्ज +1 होता है, फिर +2 होता है, फिर +3, लेकिन एक ही ग्रुप में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा या कम होगा तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसलिए बेटा लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट, ये भी बताया आपको, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो उसका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा जब डाउनवर्ड द ग्रुप आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। SPDF, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ता जाएगा उसका जो शेप है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी उसके अंदर जो है वो दाखिल होने की जो ताकत है वो कम से कम होती जाती है। तो S के केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल के ज़रिए जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, यानी S में कम, P में और ज़्यादा, D में और ज़्यादा और F में और भी ज़्यादा। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें ये 4 फैक्टर बता देने हैं और ट्रेंड आपने बताना है। क्योंकि ये सारे फैक्टर जो है लेफ़्ट टू राइट जो है वो चेंज हो रहे होते हैं और डाउनवर्ड द ग्रुप, तो इसलिए बेटा लेफ़्ट टू राइट जाते हुए चूँकि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, कम, न्यूक्लियर चार्ज चेंज रहा होता है और शील्डिंग का इफेक्ट क्या रहता है, सेम, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में क्या होती है आपके पास, इंक्रीज़ होती है और डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। तो ये उसका ट्रेंड आ गया। लेकिन बेटा तमाम की आयनाइजेशन एनर्जी सेम नहीं होती, जैसे जैसे आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी चेंज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पे डिपेंड करती है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करती है। तो बेटा थर्ड ए ग्रुप के इलेक्ट्रॉन जो हैं चूँकि p सब शेल से आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और 2 वाले जो है s ऑर्बिटल से, इसलिए यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है, कुछ की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हाई होती हैं और कुछ की कम। इस तरह से बेटा कुछ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और कुछ कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उस पर भी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो बेटा आप आयनाइजेशन एनर्जी में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और कि वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज हायर दैन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो आपने बताना है क्योंकि पहला एक इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो न्यूट्रल एटम में से निकलता है और जो दूसरा निकलता है वो
पॉजिटिव चार्ज में से निकलता है। तो पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा उसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो बेटा जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो मेटल्स, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान वो मेटल्स, जिसमें से निकालना मुश्किल होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो बेटा हमारे पास जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स उतनी क्या होगी, ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी, कम होगी। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक यहीं पर एंड हुआ। इसमें बेटा आयनाइजेशन एनर्जी में से एटॉमिक रेडियम इसमें से और जितना मैंने पढ़ाया इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मेन टॉपिक आपकी याद करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।